आइए अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा इसके पहले कि मैनेजमेंट इज़ अबाउट वर्किंग एंड ब्रिंगिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम इस तरह काम करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज कम से कम हो, सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक्टिविटीज़ हों, एक्शंस हों और टाइमली डिलीवरी हमें गुड्स या सर्विसेज की मिल पाए। अभी होता कैसे है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लीजिए। अगर टाटा कंपनी की हम बात करें तो आप देखिए, अगर कोई कार है, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो अगर कोई कार है वो हर साल अगर कार के 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल निकालना चाहते हैं या निकालते हैं तो कैसे निकाल पाते हैं? और इतनी सारी एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उनको हैंडल कैसे किया जाता है? तो उसको हैंडल करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को बनाया गया, जिसको अदर वर्ड में आप हायरार्की भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की मेंटेन की जाती है, या आप इसको कह सकते हैं सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, विच वर्क्स एज अ चेन ऑफ कमांड। एक चेन ऑफ कमांड डेवलप की जाती है और उसी को हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इसको आप हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, या चेन ऑफ कमांड भी कह सकते हैं, जो कि जनरली 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल। टॉप लेवल में इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के जो पोस्ट वाले एम्प्लॉय होते हैं उनको हम टॉप मैनेजमेंट में काउंट करते हैं। फिर हम आते हैं मिडिल मैनेजमेंट में। मिडिल मैनेजमेंट में आप देखिए, टॉप मैनेजमेंट में ये जितने लोग हैं ये इनको किसी डिपार्टमेंट में नहीं बांटा गया है। ये कंपनी के लिए वो अलग अलग, ये सारे लोग मिलके कंपनी के लिए काम करते हैं, तो इनको अलग डिपार्टमेंट में नहीं बांटा गया। लेकिन जब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट्स बांट दिए गए। तो जितने भी इसमें डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, किसी भी कंपनी के जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो उस कंपनी के मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट का हेड होता है, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट वो पूरे प्लांट का हेड होगा। तो इस तरह से जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरा जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो है ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में सुपरवाइजर आते हैं, फोरमैन आते हैं, सेक्शन ऑफिसर आते हैं। इस तरह के जो पोस्ट वाले एम्प्लॉई हैं वो ऑपरेशनल लेवल में आते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह के एम्प्लॉई या किस तरह के लोग किस लेवल में वर्क कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करूं तो ये क्या करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो व्यक्ति होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में उनको क्या करना है, उनके प्लान्स क्या हैं, कैसे करना है, रिसोर्सेज मैनेज कैसे होंगी, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो आप देखेंगे टॉप मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्लानिंग वर्क इन्वॉल्व है। टॉप मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा काम प्लानिंग का किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्लानिंग हो रही है कि फ्यूचर में वो किस तरह के एक्शन लेंगे, उनकी स्ट्रेटजी कैसे होगी, किस तरह का प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह गुड मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगी, क्या वो कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग के लिए या वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए जो भी उनको प्लानिंग करनी रहती है वो यहाँ पे करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है? तो अभी आपने देखा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम कर रहा है टॉप मैनेजमेंट। उस पॉलिसी जो उन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेट की है उसको इंप्लीमेंट करने का काम या करवाने का काम मिडिल मैनेजमेंट का होता है। मिडिल मैनेजमेंट उस पॉलिसी को, उस प्लान को, उस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करवाता है
और टॉप मैनेजमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको इंटरप्रेट भी करता है। ये सब किसको करेगा? ये ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को करेगा। और टॉप लेवल मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन जो भी वो कम्युनिकेट करते हैं वो मिडिल मैनेजमेंट उसको इंटरप्रेट करेगा और बाद में वो ऑपरेशनल लेवल तक उस बात को पहुंचाता है। तो आप देखेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो दोनों के बीच का एक लिंक है, टॉप मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बीच का वो लिंक है मिडिल मैनेजमेंट, और इसमें सारे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। अब आते हैं हम लास्ट जो हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है विच इज ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में क्या हो रहा है? ऑपरेशनल लेवल में मिडिल मैनेजमेंट ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए, जो उनको गाइडलाइंस दी, जो बताया, वो सारा काम ऑपरेशनल मैनेजमेंट में एक्चुअली में वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। ऑपरेशनल लेवल जो होता है, ऑपरेशनल लेवल में सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर जैसा कि मैंने बताया होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एक्चुअल जो वर्क फोर्स होती है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और यहाँ है जो एक्चुअल में वर्क होता है। तो ये क्या करते हैं? ये ध्यान देते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन इनको मिले हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन कैसी है, वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस है या नहीं है, वेस्टेज कम से कम हो, जो वर्क है वो ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा चेक करने का काम, एक्चुअल परफॉर्म करने का काम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट करता है। साथ में ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये भी देखता है कि अगर एक्चुअल लेवल में जो जहाँ पे वर्क एक्चुअल हो रहा है, जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो भी प्लान बनाया गया था टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्म करता है मिडिल लेवल को, और मिडिल मैनेजमेंट जो होता है या तो अपने लेवल में सॉल्व कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस मैसेज को टॉप मैनेजमेंट तक भी पहुंचाता है। इस तरह से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आइए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने देखा कि हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में, तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में हमने कहा था कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में यही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई होते हैं। अब इनको सेपरेटली पढ़ लेते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट क्या क्या करता है। तो मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट जब हम यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, वहाँ भी ये मैनेजमेंट के फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं, वो चाहे हम टॉप लेवल की बात करें, मिडिल लेवल की बात करें, ऑपरेशनल लेवल की बात करें, हर जगह ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की एक खासियत वो ये है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोई अकेले कोई एक फंक्शन अप्लाई नहीं होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर कहीं भी प्लानिंग हो रही है तो प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजिंग भी करना पड़ेगा, फिर आपको स्टाफिंग भी करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग भी करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहले प्लानिंग में हम क्या करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला काम करेगी प्लानिंग, और यही मैनेजमेंट की खासियत भी है कि कुछ भी ऑल ऑफ सडन नहीं होता है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, वेल प्लान्ड होती है, और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन होता है। पहले प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे? प्लानिंग में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने वाली है, या मार्केट की कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका वो फायदा उठाना चाहती है, या आप देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज हो रहा है, उस हिसाब से अपनी कंपनी में कुछ चेंजेस लाना चाहती है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा होती हैं कि फ्यूचर में कंपनी किस तरह का गोल सेट करती है, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाती है, और किस तरह से वो क्या प्रोड्यूस करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एट व्हाट क्वांटिटी और इन व्हाट अमाउंट इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। ये सारी चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। आप एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले टाइम पीरियड के लिए आप क्या करना चाहते हैं, गोल सेट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। प्लानिंग होने के बाद फिर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है कि जो भी आपने प्लान किया है उस आप देखते हैं कि आपके बिजनेस में प्लानिंग के हिसाब से आप देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेस और किस किस तरह की एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आपको उस प्लान को पूरा करने के लिए। तो फिर आप ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग में आप देखेंगे कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए, उसके अंदर में कितने सब डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, उसके अंदर में कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। तो इस तरह से पूरा आप देखेंगे कितनी रिसोर्स और एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं और आप
बताते हैं कि किसको क्या करना है। आप ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क असाइन करने का काम भी ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं कि किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उनको क्या काम करता है। तो ड्यूटी, वर्क आप एक तरह से डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तब आपको जो प्लानिंग है वो आप उसको, आपने जो भी प्लानिंग का मतलब जो भी आपको वर्क करना है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो, अलग अलग उसको बांट देते हो कि किस डिपार्टमेंट को या किस एम्प्लॉय को या किस अथॉरिटी को क्या काम करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन जब पूरा हो जाता है, आपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप स्टाफिंग में क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके लिए आपके पास मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप रिक्रूटमेंट करते हैं, आप सिलेक्शन करते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं। ये सारा काम स्टाफिंग में आप करते हैं। आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने ऑर्गेनाइजिंग में किया था, जितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट थी, जो भी आपने वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया था, उतने लोग हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको रिक्रूटमेंट करोगे, सेलेक्ट करोगे, और अगर ऑलरेडी हैं तो आप उनको ट्रेंड करते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। पुराने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है और जो नए आप रिक्रूटमेंट और सेलेक्ट करेंगे उनको भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो स्टाफिंग में आप देखते हो कि दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट है या नहीं। स्टाफिंग होने के बाद, स्टाफिंग का फंक्शन पूरा होने के बाद फिर आप जाते हैं डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में आप देखते हैं कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की थी, अब उस रोल को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग में आप क्या करते हैं, आपको जो मैनेजर होता है, जो सुपीरियर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देता है, उसको डायरेक्शन देता है कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब तक में कंप्लीट करना है। उसको इनकरेज भी करता है, मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है, सो दैट जो वर्क है वो कंप्लीट हो पाए टाइम पे। तो डायरेक्टिंग में आप डायरेक्शन देते हो और मैनेजर अपने रोल का, अथॉरिटी का यूज़ करते हुए वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है कि वो भी अच्छा काम करें। डायरेक्टिंग के बाद आप देखते हैं, आपने प्लानिंग कर ली, आपने वर्क डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, क्या करेगा। स्टाफिंग में आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट चेक की कि जितने लोगों को वर्क देना है उतने लोग हैं भी या नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज के बाद जो ह्यूमन रिसोर्स आई, आप उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उसका यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, वो वर्क फोर्स को जो भी उनके अंडर में होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू कंप्लीट देयर वर्क। उसके बाद कंट्रोलिंग में ये आप चेक करते हैं, जो मैनेजर होता है वो हर डिपार्टमेंटल हेड ऑपरेशनल लेवल में भी वो करेगा, मिडिल लेवल में भी और टॉप लेवल में भी। कंट्रोलिंग में चेक किया जाएगा कि जो भी स्टैंडर्ड आपने सेट किए थे प्लानिंग में, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर से उनका इवेल्युएशन किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा उनको, और फिर से प्लानिंग किया जाएगा, करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, और अगर हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज about levels of management and functions of management. Thank you.